हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरकारी बजट चैप्टर का कर वाला हिस्सा कंप्लीट करेंगे। कर एक अनिवार्य अंशदान है जो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है। सरकार इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यय कर सकती है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको इसके बदले क्या चाहिए। सरकार अपने अनुसार इन चीजों को खर्च करती रहती है। ये सरकार के ऊपर कोई देयता सुनिश्चित नहीं करता है। कर दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष कर और एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए, प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका कर का दायित्व भी उसी के ऊपर रहता है और कर का भार अर्थात सरकार को भी वही व्यक्ति कर देता है और वह व्यक्ति अपने इस कर को किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल नहीं पाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, सरकार को तो कर का दायित्व उसी को ऊपर रहता है, लेकिन वह उस कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति इस प्रकार से टालता रहता है। इसलिए हम लोग कर विवर्तन करते हैं। जैसे कर लगाया गया जो है थोक विक्रेता पर, जैसे कर लगाया गया थोक विक्रेता पर थोक विक्रेता पर थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता और फुटकर विक्रेता से अंततः उपभोक्ता। इस पे लगाया गया बिक्री कर, मान लेते हैं 10 रुपए लगाया गया। 10 रुपए 10 रुपए लगाया गया। 10 रुपए लगाए, इस 10 रुपए को वो जोड़ देगा फुटकर विक्रेता में और फुटकर विक्रेता जोड़ देगा उपभोक्ता में। अंततः भार किसके ऊपर पड़ेगा? उपभोक्ता पर। और दायित्व किसके ऊपर रहा? थोक विक्रेता पर। इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। चलिए, अप्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन होता है, टैक्स शिफ्टिंग। जैसा हमने बताया, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता, फुटकर विक्रेता से उपभोक्ता, इसी को कहते हैं कर विवर्तन, टैक्स शिफ्टिंग। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष कर जिस पे लगाया जाता है वही उसके कर का भार एक ही व्यक्ति पर रहता है, इसमें अलग अलग व्यक्तियों पर रहता है। प्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन होता है, इसमें कर विवर्तन नहीं होता। आयकर, आयकर जिस व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, कर का भार और कर का दायित्व दोनों उसी व्यक्ति पर आता है। वो कर के भार को किसी और व्यक्ति पर विवर्तित नहीं कर सकता है, शिफ्ट नहीं कर सकता है, टाल नहीं सकता है, क्योंकि उसको टालने के लिए अपनी आय को देना पड़ेगा और कोई व्यक्ति अपनी आय दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। जो प्रत्यक्ष कर होता है वो प्राय आय और संपत्ति पर लगाया जाता है और अप्रत्यक्ष कर प्राय वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर का भार अमीर व्यक्ति पर ज्यादा होता है और गरीब व्यक्ति पर कम होता है। अमीर व्यक्ति पर ज्यादा होता है क्योंकि अमीर व्यक्ति जो है उसकी आय ज्यादा होगी, उसकी संपत्ति ज्यादा होगी, तो जिसकी आय ज्यादा होगी, जिसकी संपत्ति ज्यादा होगी, उस पर जो है कर का भार भी ज्यादा पड़ेगा। और अप्रत्यक्ष कर सभी व्यक्तियों पर एक ही तरीके से लगा दिया जाता है। जैसे अगर आप कोई वस्तु लेने गए, 100 रुपए की है और 10 रुपए उस पे अप्रत्यक्ष कर लगा है, तो अमीर व्यक्ति को भी 10 रुपए देना पड़ेगा, गरीब व्यक्ति को भी 10 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अमीर व्यक्ति को कम कष्ट का अनुभव होगा क्योंकि उसकी आय ज्यादा है, और गरीब व्यक्ति की आय कम है इसलिए उसे ज्यादा कष्ट का अनुभव होगा। इसीलिए उसका जो बोझ होगा, अप्रत्यक्ष कर का जो भार होगा, वो गरीब व्यक्ति पर ज्यादा पड़ता है और अमीर व्यक्ति पर कम पड़ता है। इसीलिए इसे प्रतिगामी प्रकृति का कहते हैं और प्रत्यक्ष कर को प्रगतिशील प्रकृति का कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का प्रभाव क्रय शक्ति पर पड़ता है, जैसे आयकर, निगम कर, ये
व्यक्ति की आय को ही कम कर देते हैं, और जब आय कम हो जाएगी तो उस आय से क्रय शक्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रय शक्ति मतलब वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर। अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव वस्तु के मूल्य पर पड़ता है। जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, ये सब कर लगाए जाते हैं, तो जिस पे लगाया जाता है वो उस कर का भार दूसरे व्यक्ति पर टालता है। और कैसे टालता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करके। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जो है अर्थव्यवस्था के सभी खंडों तक नहीं पहुंचता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा उसका प्रभाव सिर्फ वहीं पर रहेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव सभी वर्गों तक पहुंच जाता है। लगाया जाएगा उत्पादक पर, उत्पादक जो है टाल देगा थोक विक्रेता पर, थोक विक्रेता टाल देगा फुटकर विक्रेता पे, फुटकर विक्रेता टाल देगा उपभोक्ता पर। मनोरंजन कर लगाया जाएगा सिनेमा हॉल के मालिक पर, और सिनेमा हॉल का मालिक टाल देगा जो होंगे उसके दर्शक पर। तो जो अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे तालाब में आपने एक पत्थर फेंका, तो उस पत्थर फेंकने का प्रभाव सिर्फ उसी स्थान पे नहीं होता है जहां पर पत्थर गिरता है, बल्कि उसका प्रभाव धीरे 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 पूरे तालाब में पहुंच जाता है। उदाहरण, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आय कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, बहुत सारे हैं। और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क, जीएसटी। जीएसटी हम समझ लेते हैं क्योंकि जीएसटी या अलग से भी पूछा जा सकता है। पहले भारत में एक चीज ये भी जान लिया जाए कि कर जो है केंद्र सरकार भी लगाती है, राज्य सरकार भी लगाती है, और स्थानीय सरकार भी लगाती है। इस जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से पहले हर राज्य जिनको उन कर का दायित्व अधिकार है वसूलने का, सभी राज्यों में कर की दरें अलग अलग थी। एक ही कर अलग अलग राज्यों में अलग अलग था, इसीलिए वस्तु की कीमतें भी अलग अलग होती थी, क्योंकि उस पर कर जो है अलग अलग लगाया जाता था। इसी को समाप्त करने के लिए कहा गया वन नेशन वन टैक्स। भाई एक देश है तो कर प्रणाली भी एक जैसी ही होनी चाहिए। इसीलिए जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन सभी को समाप्त करके जो है वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। वो 101वां संविधान संशोधन था, और जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे सभी को सम्मिलित कर दिया गया, एक निरपेक्षक कर दिया गया, और उसकी जगह पे 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचार। इसमें 4 तरह की है, 5%, 12%, 18%, 18%, एक 0% भी है। 0% मतलब जिस वस्तु पे कोई भी कर नहीं लगेगा, 0%। ठीक है। इसमें 3 मदें ऐसी हैं जो आज भी जीएसटी के बाहर है। पहला तो मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल मतलब शराब, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, और सीमा शुल्क। जो कर प्रणाली है, ये पहली कर प्रणाली है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब कर का आधार, मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाए उस पे लगने वाली कर की दर, जो टैक्स रेट है, वो भी बढ़ता जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। इस कर प्रणाली में कर का भार अमीर व्यक्ति पर ज्यादा पड़ता है तथा गरीब व्यक्ति कम पड़ता है। जो नया उचित है भाई, अमीर व्यक्ति को ज्यादा कर देना चाहिए, गरीब व्यक्ति को कम देना चाहिए, क्योंकि अमीर व्यक्ति की आय और संपत्ति ज्यादा है, उसके कर देने की क्षमता, कर दे क्षमता अधिक है। तो जिसकी कर दे क्षमता अधिक है उसे अधिक कर देना चाहिए, जिसकी कर दे क्षमता कम है उससे कम कर वसूलना चाहिए। भाई गरीब व्यक्ति से अगर हम ज्यादा कर वसूलने लगेंगे तो वो तो पहले से गरीब है और ज्यादा गरीब हो जाएगा। प्रगतिशील कर प्रणाली, जब कर के प्रतिगामी कर प्रणाली, ये जब जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी कर की दर घटती जाएगी। इसका अमीर व्यक्ति पे कम बोझ पड़ता है और गरीब व्यक्ति पे ज्यादा बोझ पड़ता है, इसलिए न्यायोचित नहीं, न्यायपूर्ण नहीं। आनुपातिक कर प्रणाली मतलब कर का आधार बढ़ता जाए लेकिन जो है कर की दर जो है स्थिर बनी रहे। इसको एक एग्जाम्पल से, जैसे कर आधार है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। प्रगतिशील कर प्रणाली में आप देख रहे हैं कर की दर बढ़ती जा रही है। अगर 1 लाख है तो 5% से दर से देना पड़ेगा, 2 लाख है तो 8, 3 लाख है तो 10, 4 लाख है तो 12, 5 लाख है तो 15। प्रतिगामी में उसका उल्टा, कम आय है तो ज्यादा परसेंट,
ज्यादा आय है तो कम परसेंट। इसका इसके पीछे तर्क दिया गया था कि जो गरीब व्यक्ति है वो फिजूल खर्च ज्यादा करता है, इसलिए उससे ज्यादा कर वसूलना चाहिए। जो अमीर व्यक्ति है वो उत्पादन के कार्यों में अपने बचतों को लगाता है, इसलिए उससे कम कर लेना चाहिए। अनुपातिक कर, चाहे आपकी आय 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, लेकिन आपको 10% के हिसाब से ही कर देना पड़ेगा। फिर है मूल्यानुसार कर। ज्यादातर जो कर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर लगाए जाते हैं उसे हम लोग मूल्यानुसार कर कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट कर। जब वस्तु एवं सेवाओं पर जो कर जो है वो कर वस्तु के भार या आकार के आधार पर लगाए जाते हैं, उसके मूल्य से नहीं मतलब है। जैसे अगर गेहूं है, अगर वो 1 कुंटल पे इतना टैक्स लगता है तो चाहे जिस ग्रेड का गेहूं हो उस पे उतने परसेंट से लगेगा, उससे उसके मूल्य से मतलब नहीं है। कुछ वस्तुओं के आकार पर भी कर लगा जाए, जैसे कुछ वस्तुएं हैं जो गट्ठर बंडल में भेजी जाती है तो उन पर बंडल पे कर लगा जाता है, उसके मूल्य पर कर नहीं लगाया जाता है। यही आपका कर पड़ा।